नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज का प्रैक्टिस पेपर सेट स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि सीटेट की परीक्षा देने वाले और केवीएस की परीक्षा देने वाले, केवीएस में जो हिंदी की परीक्षा देने जा रहे हैं, ये सारे अभ्यर्थियों के लिए कल से मैं लाइव जुड़ने वाला हूं 8 बजे। तो जो लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक, यानी कि चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा लीजिए, घंटी का निशान दबा लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का प्रैक्टिस पेपर सेट शुरू करता हूं। ए वर्ण का उच्चारण स्थान है। ए जो है वो अ और ई के मेल से बना है। अ का उच्चारण स्थान मित्रों होता है कंठ और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। इसलिए ए और अ का उच्चारण स्थान होगा कंठ तालव्य। ख विकल्प जो है वह सही होगा। अयोगवाह कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि जो अयोगवाह है वो अंग और अह को कहा जाता है। अंग यानी अनुस्वार और अह यानी विसर्ग को। अब इनमें से कोई भी अगर विकल्प में दिया हो तो वह सही होगा। तो यहां पर क विकल्प में दिया गया है विसर्ग को, तो यह सही होगा। इसको अयोगवाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये ना तो स्वर होते हैं और ना तो व्यंजन होते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श और संघर्षी दोनों कहा जा रहा है। क से लेकर के म तक के जितने अक्षर होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 25 अक्षर होते हैं। 25 अक्षर क से लेकर के म तक के ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनको बोलने में हमारी जीभ या मुंह के अंदर से निकलने वाली हवा किसी न किसी भाग को मुंह के अंदर टच करती है, स्पर्श करती है। संघर्षी इसलिए कहा जाता है कि जिनको बोलने में थोड़ी रगड़ हो। अब ऐसे 25 अक्षरों में क से लेके म में कौन से ऐसे अक्षर हैं जिनको बोलने में जो है थोड़ी रगड़ होती है या संघर्ष होता है? वे हैं मित्रों च वर्ग के अक्षर, च, छ, ज, झ, इया। तो यहां जो है वो क विकल्प सही होगा, क्योंकि च से लेकर के इया तक के अक्षर में झ आता है। च, छ, ज, झ, इया। ठीक है, तो क विकल्प सही होगा। चौथा प्रश्न है भाषाई कौशल। भाषाई कौशल यानी क्या? लैंग्वेज स्किल। ये क्या करती है भाई? 4 विकल्प दिए गए हैं। एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अलग सीखे जाते हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, या उपर्युक्त सभी। तो कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, इसमें क विकल्प सही होगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये क्या है? लर्निंग, लिसनिंग स्किल, एल से लिसनिंग स्किल, एस से स्पीकिंग स्किल, ठीक है, और आर से रीडिंग स्किल और डब्ल्यू से राइटिंग स्किल। एल एस आर डब्ल्यू, ठीक है, एल एस आर डब्ल्यू कौन कौन सी स्किल हो गई भाई? बोलने वाली स्किल, बोलना, ठीक है, पढ़ना, सुनना, लिखना। ये 4 स्किल जो हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो यहां क विकल्प जो है वो सही होगा। ये हिंदी पैडागॉजी इसको कहा जाता है, शिक्षा शास्त्र। इसमें मैं व्याकरण के भी कुछ प्रश्न लेके आया हूं, कुछ शिक्षा शास्त्र के भी। 5वां प्रश्न है श्रवण कौशल के विकास में सहायक है। श्रवण कौशल यानी लिसनिंग स्किल, कौशल का मतलब स्किल। तो लिसनिंग स्किल को अगर डेवलप करना है तो उसके विकास में कौन सी चीज सहायक होगी? उसके विकास में सस्वर वाचन। सस्वर वाचन यानी कि लाउड रीडिंग जो होती है, जहां हम मुंह से आवाज निकाल करके पढ़ते हैं, वो सहायक होती है। क्योंकि इस तरह से जब कोई पढ़ता है तो हम ध्यान से सुनते हैं और सुन करके बातों को, अर्थ को, भाव को ग्रहण करते हैं। आगे आ जाइए। 6वां प्रश्न है गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? भाषा ज्ञान, सामान्य ज्ञान, चरित्र निर्माण, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य सामान्य ज्ञान और चरित्र निर्माण नहीं कह करके सबसे मूल उद्देश्य होता है भाषा ज्ञान का। गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य भाषा ज्ञान का होता है। आगे आ जाइए। 7वां प्रश्न है मूल्यांकन की विशेषता है। मूल्यांकन की क्या विशेषता है? यहां 4 विकल्प दिए गए हैं। विषय वस्तु पर अधिभार, ऐसी बात नहीं है। बिना किसी भेदभाव का मूल्यांकन करना, प्रश्नों का कठिन स्तर मूल्यांकन की विशेषता है। मूल्यांकन कहा जा रहा है यानी जांच करना, निरीक्षण करना, तो इसमें निरीक्षण करने वाली बात तो आती ही नहीं है। विषय वस्तु का अधिभार यानी जो कुल अंक दिए गए हैं वो सब की बातें, वह भी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है।
अत्यधिक सख्ती से उत्तर जांचना, यह भी मूल्यांकन की अच्छी विशेषता नहीं कही जा सकती। किसको कहा जा सकता है? 7वें का ख विकल्प सही है, बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करना, बिना किसी भेदभाव के। अगर आप निरीक्षक हैं और आपको कॉपियां जांचने के लिए, पेपर जांचने के लिए आ गया और आपकी ड्यूटी बनती है कि आप छात्र का चेहरा याद करके या छात्र के व्यक्तित्व को याद करके या उसका व्यवहार याद करके निरीक्षण न करें, बल्कि बिना किसी भेदभाव के आप निरीक्षण करें। 8वां प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री क्या करती है भाई? शैक्षिक कुशलता को प्रभावित करती है, प्रेरणा का कार्य करती है, प्रयोग करते हुए और सीखने पर बल देती है। उपर्युक्त सभी। देखिए यहां प्रेरक का काम तो वो कुछ नहीं करती है। प्रेरक कैसे बन जाएगी? आप कोई चित्र लाए हैं, टांग दिए, तो क्या प्रेरणा दे देगा वो? ठीक है। शैक्षिक कुशलता को प्रभावित करती है, शैक्षिक कुशलता उससे लर्निंग नहीं होती है। ठीक है। प्रयोग करते हुए सीखने पर बल देती है। ठीक है। जब शिक्षक उसका प्रयोग करता है और उससे रिलेटेड कंटेंट को बताता है तो बच्चों को यह सीखने पर थोड़ी बल देती है, थोड़ा अच्छे से सीखना हो जाता है। आगे आ जाते हैं। 9वां प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण है बच्चों को त्रुटियों का निवारण करना, बच्चे हीन भावना से ग्रस्त नहीं होते, या बच्चों की अपेक्षित प्रगति पर, या उपर्युक्त सभी। 9वें का घ है सही, उपर्युक्त सभी, यानी उपचारात्मक शिक्षण यानी बच्चे की कमियों को दूर करने के लिए जो हम शिक्षण करते हैं, उस आइडिया से शिक्षण देते हैं कि बच्चे के अंदर जो वीकनेस है, ठीक है, उसके ऊपर जो हम स्ट्रैटेजी बना करके, प्लान बना करके शिक्षण करते हैं, तो उसको उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। और उपचारात्मक शिक्षण में बच्चों की त्रुटियों का निवारण होता है, वो जो गलतियां करता है या जो उसकी गलतियां हैं उसका निवारण किया जाता है। बच्चे हीन भावना से ग्रस्त इसमें नहीं होते, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनके अंदर जो पर्सनल इंट्रोवर्ट जो होते हैं उनको थोड़ा मोटिवेट किया जाता है ताकि वो बोलें, अपने को अभिव्यक्त करें। बच्चों की अपेक्षित प्रगति होती है, जैसा चाहिए वैसी प्रगति होती है, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण में ये प्लान बनाया जाता है कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है, क्या कमियां हैं, और उसके हिसाब से शिक्षण किया जाता है। तो ये उपर्युक्त सभी बातें आ जाती हैं। चौथा विकल्प सही होगा। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या है? प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद है प्रति जमा उत्तर। प्रत्युत्तर ई के बाद उ आया है तो ये क्या हो जाएगा? किस में बदल गया? यू में बदल जाएगा। आधा, इतना जो है आधा हो जाएगा, क्योंकि ई और उ क्या हो जाएगा? ई जो है वो य में बदल जाता है। आप जानते हैं कि ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का य हो जाता है। य हो गया, उ से मिला तो य पे उ लग गया, त से स्वर निकल गया तो आधा त बन गया। इसलिए प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद सही क्या होगा? प्रति जमा उत्तर। 11वां प्रश्न है, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं क्या करने के लिए भाई? जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, या जिंदगी को समझने के लिए, या जिंदगी से जुड़ने के लिए, या उपर्युक्त सभी। तो 11वें का क विकल्प सही होगा। जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए भाषा एक औजार है। हमारे जीवन में जो भी चीजें घटित होती हैं, जो भी हमारे चाहे विचार हों, चाहे जो चीजों के बारे में हम व्यक्त करते हैं, तो उस जीवन रूपी संसार को व्यक्त करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए भाषा एक औजार है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। औजार का मतलब एक साधन, एक माध्यम। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन, जहां किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के बारे में बताया जाता है दोस्तों। तो गाय में तो कोई भी गाय हो सकती है, पहाड़ में कोई भी पहाड़ हो सकता है। गाय में कोई भी गाय कहने का मतलब आजकल गायों में भी कई वैरायटी आ गई है। ठीक है, गायों में भी कई नस्लें हैं। फल जो है कोई भी फल हो सकता है। तो ये सारे जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं, लेकिन यमुना एक विशेष नदी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। घ विकल्प सही होगा। 13वां प्रश्न है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि हम किसी को भी कवि को कवि कह सकते हैं जो कविता करता हो, कविता बोलता हो, कविता पाठ करता हो। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा तो है नहीं। 13वां में क्या होगा भाई? 13वें का ख विकल्प सही होगा। जातिवाचक संज्ञा है, किसी भी कवि को हम कवि कह सकते हैं, अगर उसका नाम नहीं है तो वह जातिवाचक संज्ञा है। 14वां प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता का स्त्रीलिंग शब्द, और वहां पर शुद्ध स्पेलिंग भी कौन सी होनी चाहिए? क्योंकि 3 जो है विकल्प क ख ग, आपको लगेगा कि इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, नहीं।
दाता का होता है दात्री, ठीक है। और उसके लिए कौन सा सही स्पेलिंग वाला, सही वर्तनी वाला शब्द होगा, तो 14वें का ख होगा, यह होगा दात्री, ठीक है। दाता का दात्री, याद रखिए स्त्रीलिंग शब्द, ये दात्री मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये है दात्री, बोलते समय एक जैसा ही लग रहा है लेकिन अंतर है इसमें। यहां री की मात्रा है, यहां त में र लगा है, र पे बड़ी है। आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? कौन सा ऐसा शब्द है जो सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो प्राण है, ठीक है, प्राण, हस्ताक्षर है, ये सब शब्द बहुवचन में हमेशा होते हैं। और आंसू भी जो है वह बहुवचन में होता है, हमेशा बहुवचन में होता है। उसकी आंख से आंसू टपक रहे थे, ठीक है, तो इसका मतलब है बहुवचन में हमेशा प्रयोग किया जाएगा आंसू। आगे आ जाइए। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर यानी जो युद्ध में स्थिर न हो, अर्थात किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो जहां पर किसी तीसरे पद या किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा किया जाता है वहां पर बहुव्रीहि समास होता है, और यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर दूसरा पद प्रधान नहीं है और बीच में योजक चिन्हों का या कह सकते हैं, योजक चिन्ह नहीं कहेंगे उसको कहेंगे कारक चिन्ह। कारक चिन्ह का यहाँ पर लोप भी नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। कर्मधारय समास नहीं है क्योंकि विशेषण विशेष वाला संबंध नहीं है, और न तो अव्ययी भाव समास है क्योंकि इसका पहला पद अव्यय नहीं है। आगे आ जाते हैं। या ये समस्त पद भी अव्यय नहीं है। 17वां प्रश्न है, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कहते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास की परिभाषा में आपको बताया गया होगा। 18वां प्रश्न है, प्रत्यय युक्त शब्द है। प्रत्यय मतलब वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगा है, बाद में लगता है, पहले नहीं जुड़ता है। तो देखिए प्राचार्य में यहां देखिए आगे जुड़ा हुआ है प्रवीण में आगे जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रारूप में कहीं ना कहीं आगे जुड़ा हुआ है, रूप में दिखे लगा हुआ है प्रा। आगे आ जाइए, प्राप्तव्य को देखते हैं। यहां प्राप्त के बाद जो बाकी की चीज जुड़ी हुई हैं वह प्रत्यय का कार्य कर रही हैं। प्राप्त मूल शब्द है, ठीक है। तो प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? बाकी के जो 3 हैं उसमें प्रत्यय कहीं नहीं लगा है, उसके अंत में कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर प्राप्त मूल शब्द का कार्य कर रहा है। असली शब्द प्राप्त है, ख विकल्प सही है। 19वां, किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? असुरक्षित में सुरक्षित के पहले लगा है इसमें उपसर्ग है। अप्रत्याशित में लगा है, प्रत्याशित के पहले लगा है। स्वागत में सु और जमा आगत होता है। स्वार्थ में देखिए, ठीक है, स्वार्थ में कोई भी उपसर्ग नहीं है मित्रों। आगे आ जाइए। तो 19वीं का घ विकल्प सही होगा। 20वां, संकर शब्द किसे कहते हैं? शब्दों की जाति में आप देखेंगे, प्रकार में जानेंगे तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, संकर शब्द का नाम आपने सुना है। यहां शंकर नहीं लिखा है, संकर लिखा है। संकर शब्द क्या है? संकर का मतलब शंकर नहीं, शंकर जो अगर तालव्य श लिख दिया जाएगा तो भगवान शिव हो जाएंगे। यहां शंकर का मतलब होता है दोगला, यानी 2 चीजों से मिलकर के बना हुआ, ठीक है। तो 2 भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द, घ विकल्प जो है वह सही होगा। इसमें 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर के जो शब्द बनता है उसको हम संकर शब्द कहते हैं। अब ऐसे शब्दों को आप ढूंढ लीजिएगा, जैसे रेलगाड़ी, रेल में, ठीक है, आप रेलगाड़ी में देखते हैं रेल शब्द अंग्रेजी का है और गाड़ी हिंदी का है। रेलगाड़ी एक संकर शब्द है। आगे आ जाइए। 21वां, अज का पर्यायवाची नहीं है। अज का मतलब ब्रह्मा भी होता है, अज का मतलब बकरा भी होता है, अज का मतलब ईश्वर भी होता है। अज संस्कृत शब्द में आप देखते हैं बकरा की हम वो याद करते हैं, शब्द रूप याद करते हैं, अजह अजो अजा अजम अजो अजान, अजीन अजाभ्याम अजय। तो इस तरह से शब्द रूप चलता है संज्ञा का। तो अज शब्द जो है वह क्या है? वह ब्रह्मा, बकरा, ईश्वर है, लेकिन हाथी नहीं है। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गज। अज नहीं होता, गज होता है। तो हाथी जो है वह अज का पर्यायवाची नहीं है। 22वां प्रश्न है, पन्नग का समानार्थी शब्द है। पन्नग का मतलब क्या होता है? पन्नग का मतलब होता है सांप, ठीक है। और पिक का मतलब तो कोयल होता है। पिनाक भगवान शिव की धनुष का नाम है पिनाक।
केसरी क्या है? केसरी सिंह को कहते हैं, शेर को कहते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो पन्नग का पर्यायवाची नहीं है। अब उरग को देख लेते हैं। उरग का मतलब होता है, उरग का मतलब क्या होता है? सांप। तो पन्नग और उरग दोनों समानार्थी शब्द हैं, सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। का विकल्प जो है वो सही होगा मित्रों। ऋजुता, ऋजुता का मतलब होता है सरलता, ठीक है, का सही विलोम है। अब ऋजुता का अर्थ सरलता होता है, ठीक है। तो अब देखिए रुजुता का मतलब, अब रुजुता शब्द जो है ये क्या है? संस्कृत का तत्सम शब्द है। तो हम उसमें जो उसका विलोम निकालेंगे वो भी तत्सम ही होना चाहिए, ठीक है। अगर सीधापन का उल्टा निकालेंगे तो टेढ़ापन निकलेगा, तो टेढ़ापन तो तद्भव का तद्भव होगा ना। लेकिन यहां रुजुता नहीं लिखा, ये सरलता नहीं लिखा गया। अगर सरलता लिखा गया, सीधापन लिखा जाता तो टेढ़ापन आता, ठीक है। अब तत्सम शब्द है तो रुजुता का मतलब होता है वक्रता। रुजुता का उल्टा वक्रता। रुजुता मतलब सीधापन और वक्रता मतलब टेढ़ापन। दोनों संस्कृत शब्द हैं, इसलिए वक्रता आएगा। आ जाइए 24वां प्रश्न। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो वाणी से व्यक्त न किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे भाई? अनिर्वचनीय। आत्म साक्षात्कार तो कहेंगे नहीं, ठीक है। स्वानुभूति मतलब खुद से अनुभूति कोई हो रही है, ऐसी भी बात नहीं है। रहस्य कोई ऐसा सीक्रेट बात है, ऐसी भी बात नहीं है जो वाणी से व्यक्त ना किया जा सके, उसे रहस्य तो कहेंगे नहीं, ठीक है। जो गोपनीय चीज होती है उसे, या जिसको छिपाया जाता है उसको रहस्य कहा जा सकता है। आत्म साक्षात्कार मतलब खुद से खुद को जान लेना आत्म साक्षात्कार होता है, वह बात भी नहीं है। अनिर्वचनीय, ठीक है। निर्वचनीय मतलब बिना वचन, अनिर्वचनीय मतलब बिना वचन के, ठीक है। यानी जिसको वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। ग विकल्प सही होगा। 25वां प्रश्न। वाक्य के गुणों में सम्मिलित नहीं है। क्या वाक्य के गुणों में सम्मिलित नहीं है भाई? लयबद्धता, सार्थकता, क्रमबद्धता, आकांक्षा। देखिए, आप वाक्य के गुण में जब वाक्य को मिलाते हैं आप शब्दों को, तो उसमें क्या होनी चाहिए? एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। आप नहीं लिखेंगे कि जाता है बाजार रोज शाम को मोहन, इस तरह से नहीं लिख सकते। मोहन रोज शाम को बाजार जाता है या प्रतिदिन शाम को बाजार जाता है। तो वाक्य में शब्दों का सही क्रम भी होना चाहिए, तो क्रमबद्धता होती है। सार्थकता, अगर उसका सार्थकता मतलब स अर्थ, अर्थ के साथ में होना चाहिए, यानी उसमें अर्थ निकलना चाहिए, बिना अर्थ का नहीं होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए उसको। आकांक्षा, ठीक है, यह भी होना चाहिए उसमें। तो क्या नहीं होता? लयबद्धता नहीं। वाक्य के गुणों में लयबद्धता जरूरी नहीं है कि उसमें लयबद्धता उसको गा सके हम तो ही वाक्य बनेगा, नहीं। तो क विकल्प जो है वह सही है। योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह आप देखते हैं जब सेम शब्द, एक समान शब्द दो बार रिपीट किए जाते हैं, या विलोम शब्द लिखे जाते हैं, जैसे रात दिन, राजा रानी, माता पिता, ठीक है। तो जोड़े में प्रयोग होने वाले शब्द, एक समान वर्तनी वाले या स्पेलिंग वाले शब्द, या एक दूसरे का उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द जब एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो बीच में इस तरह का निशान लगता है और इसे ही योजक चिन्ह कहते हैं। यानी योजक मतलब मिलाने वाला शब्द, चिन्ह, निशान। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी कौन सी है? सही वर्तनी कौन सी है? 27वें का ख विकल्प सही होगा, ज्योतिर्मय, ठीक है। यह स्पेलिंग जो है वह सही है, ज्योति, ठीक है। ज्योति ये हो गया। अब ज्योति के बाद आधा र का उच्चारण आ रहा है, ज्योतिर, तो आधा र आया तो अगले अक्षर के ऊपर चढ़ा देते हैं नियम के हिसाब से, और मय, स्पेलिंग यही सही है, ख विकल्प सही होगा। स्पेलिंग को हिंदी में वर्तनी कहते हैं। 28वां, भीगी बिल्ली होना से अभिप्राय है। भीगी बिल्ली होना से क्या अभिप्राय है? भीगी बिल्ली होना से अभिप्राय है भीग जाना, नहीं। बिल्ली की आवाज निकालना हो ही नहीं सकता। सर्दी लग जाना ये भी नहीं। भीगी बिल्ली होना का मतलब है, आप देख लीजिए, जरा सोच लीजिए, हालांकि शाब्दिक अर्थ मुहावरे में नहीं निकाला जाता, इनका विशेष अर्थ होता है। जब देखिए बिल्ली भीग जाती है तो क्या हो जाती है? बड़ी डर जाती है। तो यहां पर क्या अर्थ होगा? डर जाना, विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है मुहावरा। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है। क्या है भाई? एक मुंह दो बात, अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना या बात बनाना।
तो यहां पर होगा अपनी बात से पलट जाना, यानी कभी ये बोलना कभी वो बोलना, तो उसको कहते हैं एक मुंह दो बात, और इसका अर्थ होगा अपनी बात से पलट जाना। ग विकल्प सही होगा। अगला तीसवां प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? अब देखिए, जो चरण कमल लिखा गया है, अगर ये लिखा जाता चरण सा कमल चरण सी, तो सा सी से जब बीच में लग जाता है तो वहां उपमा दी जाती है, एक चीज की दूसरे चीज से तुलना की जाती है। ठीक है, अब जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं। अब यहां चरण यानी पैरों की तुलना कमल से की गई है, लेकिन यहां चरणों को कमल के समान नहीं बता करके बताया गया है चरण जो है वो कमल है। तो जब उपमेय में यानी जिसकी तुलना की जाती है और जिस चीज से की जाती है, उन दोनों को इतना समान कर दिया जाए कि उनमें कोई भेद ही ना रह जाए, यानी उपमेय पर उपमान का आरोप डाल दिया जाए। चरण कमल के जैसे हैं ऐसा नहीं बोला जा रहा है, कहा जा रहा है चरण जो है वो कमल ही है। ठीक है, तो यहां पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में फर्क यही है कि उपमा में उपमेय और उपमान के बीच में तुलना की जाती है, जबकि एक व्यक्ति की भी तुलना हो सकती है, किसी वस्तु की भी तुलना हो सकती है, किसी प्राणी की तुलना हो सकती है, किसी भी चीज की तुलना हो सकती है उपमा में। रूपक क्या होता है, यहां तुलना नहीं की जाती, तुलना को खत्म कर दिया जाता है, दोनों में एक समानता ला दी जाती है, यह रूपक है। ठीक है, तो मित्रों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हां, याद रखिएगा कल 8 बजे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि कल से मेरा लाइव क्लास चालू होने जा रहा है। किसके लिए? सीटेट के लिए। हर दिन हिंदी मिलेगी, हर दिन हिंदी का पेपर मिलेगा या हिंदी का कोई नया कंटेंट मिलेगा। ग्रामर की कोई चीज पढ़ाऊंगा या प्रैक्टिस पेपर कराऊंगा, कोई ना कोई चीज कराऊंगा, लेकिन कितने बजे? 8 बजे। और केवीएस वाले भी ध्यान रखें, ठीक है, वह भी 8 बजे जरूर जुड़ें, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी चीजें मैं ला रहा हूं और वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।